अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी जो अभी तक हमने पढ़ लिया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कोएंजाइम्स को। एंजाइम्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं मोस्टली। कुछ जो होते हैं वो आरएनए भी होते हैं, उनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं, जो आरएनए की प्रोटीन आरएनए एंजाइम्स होते हैं। और सारी के सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स देना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन्स के तो बाकी बहुत सारे फंक्शन स्ट्रक्चरल रोल प्ले करी होती हैं और बहुत सारे फंक्शनल रोल प्ले करी होती हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया हुआ है कि एंजाइम्स जो हैं वो हीट लायबल हैं, मतलब कि हीट सेंसिटिव हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर जब 37 से ज़्यादा होता है तो क्या हो रहा होता है, हम कहते हैं हमारे एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। एक रेंज होती है 38 हो जाता है, 39 हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर, तो हमारे एंजाइम्स डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेथ काज हो जाती है। जब एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे तो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे और हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बेस करी है। तो यही लिखा हुआ है कि एंजाइम्स आर हीट लायबल, दे कैन बी सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट हो कर सकते हैं। हम एंजाइम को किसी चीज़ से अगर हमें एंजाइम निकालना हो तो हम उसको प्रेसिपिटेट कर सकते हैं बाय प्रोटीन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। जैसे हम प्रोटीन्स को प्रेसिपिटेट आउट करके बाहर निकाल लेते हैं, डायलिसिस करके सेपरेट कर लेते हैं, इसी तरह हम वही सारा कुछ हम एंजाइम के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं। और उन्होंने लिखा हुआ है दैट दे कंटेन 16% ऑफ वेट एज नाइट्रोजन। 16% वेट एज नाइट्रोजन, इट मीन्स के प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के अंदर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन ही बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। एंजाइम्स एक्ट करते हैं बायोकैटलिस्ट। अब ये बात भी आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, द सब्सटेंसेस विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो क्या कर रहे होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, इन्हेंस कर रहे होते हैं विदाउट चेंजिंग इट, उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, बस उसको तेज़ कर रहे होते हैं कि अगर कोई काम एक दिन में होना है तो वो काम कुछ मिनट्स में हो जाता है। Lack of enzymes will lead to block in metabolic pathways causing inborn errors of metabolism। ये बात भी आपको मैंने समझाई थी, जैसे कि अगर लैक्टेट एंजाइम नहीं होगा तो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस हो जाएगी, वो लोग मिल्क को यूज़ नहीं कर सकेंगे। इसी तरह बहुत सारे एंजाइम्स, अगर कोई भी एक सॉर्ट ऑफ एंजाइम अगर बॉडी के अंदर नहीं होगा तो वो मेटाबॉलिक पाथवे नहीं काम करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ काज हो जाती हैं। अब जो सब्सटेंस यूज़ होता है जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना होता है वो सबस्ट्रेट होता है, ये भी सबको पता है, और एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में। नोमेनक्लेचर के बारे में भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सबसे पहले लोगों ने जब छोटे से एंजाइम्स थे तो जगह के हिसाब से उन्होंने उसको अपने कॉमन नेम्स देना शुरू कर दिए थे, या जिस जगह से उन्होंने उसको डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को केमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ऐसे नाम देना शुरू कर दिए, पेप्सिन दे दिया, पपाया से निकला तो उसको पपेन दे दिया, मतलब डिफरेंट नेम्स देना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने उसको ट्राइवल्स नेम देना शुरू किया, जिसमें उन्होंने सुफिक्स एज लगाना शुरू कर दी, जैसे कि लैक्टेज, और क्या हो सकता है, लैक्टेज दे दिया, और एंडोन्यूक्लियस, इस तरह के लाइगेज, ऐसे सारे के सारे नाम देना शुरू कर दिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा जब एंजाइम्स हो गए तो बहुत जगह पर ऐसे हो रहा था कि डिफरेंट एंजाइम एक ही केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करना शुरू हो गए थे। तो और वो जितनी मैंने एरर्स बताए थे अभी पिछले लेक्चर में, वही सारे के सारे हो रहे थे कि मोर देन डिफरेंट जगहों के ऊपर एक ही एंजाइम को डिफरेंट नाम दिए जा रहे थे, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही थी। इसके अलावा एक ही एंजाइम एक ही रिएक्शन को डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में डिफरेंट एंजाइम जो था उसको कैरी आउट कर रहा था, तो उससे भी नहीं हमें समझ में आ रहा था कि ये वाला एंजाइम वो है कि वो वाला कौन सा है। तो एक क्लासिफिकेशन, प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करने का ज़रूरत थी। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास एंजाइम कमीशन थी, उसने एंजाइम्स को बेसिकली 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, क्या वो काम कर रहे थे, वो कौन से वाले रिएक्शन को, किस तरह के टाइप ऑफ रिएक्शन को वो एक्सेलरेट करे थे, उसके हिसाब से उन्होंने उसको 6 क्लासेस में कन्वर्ट किया, और फिर उन्होंने हर एक एक एंजाइम को ईसी नंबर दिया, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली
अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन उन्होंने एंजाइम्स को क्लासीफाई किया। तो क्लास 1 जो थी वो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस की थी, क्लास 2 ट्रांसफेरेजेस थी, क्लास 3 हाइड्रोलेजेस थी, क्लास 4 लाइजेजेस, क्लास 5 आइसोमेरेजेस और क्लास 6 लाइगेजेस की थी। फिर अब हम आगे आते हैं हॉलो एंजाइम्स की तरफ। अब मैंने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम प्रोटीन्स होती हैं जो अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं कि उनको कोई नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी चाहिए होता है, कोई ऐसा पार्ट चाहिए होता है जिसके बगैर वो एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स जिनको कोई बाहर से पार्ट चाहिए हो, कोई नॉन प्रोटीनियस कंपोनेंट चाहिए हो, और जब वो उसके साथ अटैच हो जाए तो उस एंजाइम को बोलते हैं हॉलो एंजाइम। और वही एंजाइम अगर उसके साथ वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऐड नहीं हुआ हो और वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम। अब उन्होंने कहा है कि जो नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है वो दो तरह के हो सकते हैं। नॉन प्रोटीन है ना, प्रोटीन के अलावा वो मेटल्स भी हो सकते हैं और वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। अगर वो कोई मेटल होगा, मेटल आयन होगा, तो उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। और अगर वो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, तो हम इसको बोलेंगे को एंजाइम। आगे उन्होंने ये देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ये जो सिर्फ एंजाइम है इसको उन्होंने बोला हॉलो एंजाइम, कि अगर उसके साथ ये अकेला जिसको रिक्वायरमेंट है डिफरेंट को नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट्स की, इस एंजाइम को रिक्वायरमेंट है, अगर इसके साथ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं होगा तो ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। तो इसको हमने बोला है कि क्या है, एपो एंजाइम। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो, और ये नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है तो ये होगा उसका कोएंजाइम। और ये होगा कोफैक्टर, ये कोई मेटल आयन है जो रिक्वायर है इस एंजाइम को। और इस होल स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं कि ये हॉलो एंजाइम है और ये अकेला एपो एंजाइम है। यहाँ पर भी यही बताया हुआ, देखो ये है हमारे पास एक एपो एंजाइम, खाली एंजाइम, जिसको भी कोई ना कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोफैक्टर कोई नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट की ज़रूरत है। और ये उसके साथ आ रहा है हमारे पास कोफैक्टर जब अटैच हो गया है इसके साथ तो ये है हमारे पास हॉलो एंजाइम। ये आपको ऑलरेडी पता है सारी बातें। आगे उन्होंने लिखा हुआ जो को एंजाइम है, को एंजाइम कौन सा था, नॉन को एंजाइम जो था वो कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस था। अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा अटैच हुआ एंजाइम के साथ तो वो कहलाएगा कोएंजाइम। कोएंजाइम दैट ओनली ट्रांजिएंटली एसोसिएट विद द एंजाइम आर कॉल्ड कोसब्स्ट्रेट। अगर वो कोएंजाइम बहुत हल्का सा अटैच हुआ होगा, बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की बात करें कि अगर वो कोएंजाइम बहुत हल्का सा एसोसिएट हुआ होगा, ट्रांजिएंटली एसोसिएट हुआ होगा, तो उसको हम कहेंगे को सबस्ट्रेट। और अगर परमानेंटली एसोसिएट हुआ होगा, बहुत टाइटली बाउंड हुआ होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। आगे उन्होंने बताया हुआ कोएंजाइम जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं हमारे पास वो यूजुअली वाइटामिन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नियासिन, राइबोफ्लाविन या एटीपी, ये सारे के सारे एज कोएंजाइम्स यूज़ होते हैं। अब इसके बाद बताया हुआ उसके साइलेंट फीचर्स के साथ कोएंजाइम्स के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो मैंने क्या कहा है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, तो ये हीट स्टेबल होते हैं, ये लो मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लूजली बाउंड होते हैं यूजुअली, ठीक है। और इनको सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डायलिसिस। प्रोटीन को जब हमने सेपरेट करना होता है एक दूसरे से या सॉल्ट से या डिफरेंट चीज़ों से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यही कोएंजाइम से, कोफैक्टर से, तो हम उस प्रोटीन की डायलिसिस करते हैं। तो ये भी एंजाइम्स क्योंकि प्रोटीन्स है तो इसकी भी जब हम डायलिसिस करेंगे तो ये वाली सारी चीज़ें सेपरेट आउट हो जाएंगी। व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटेड द कोएंजाइम इज रिलीज्ड फ्रॉम द एपो एंजाइम एंड गोज टू सम अदर रिएक्शन साइट। ये बात भी समझ में आती है। फिर आगे लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम्स की क्या क्या फंक्शंस हैं। कोएंजाइम एसेंशियल होते हैं उस एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जैसे हमने भी पहले देखा कि अगर एपो एंजाइम अलग होगा तो उसकी बाकी साइट्स खुली हुई होंगी तो एक्टिव साइट नहीं बन रही होगी, कोई जगह नहीं बन रही होगी जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच हो जाए। कोएंजाइम जो होगा वो लो मॉलिक्यूलर वेट होता है विदाउट विच द एंजाइम कैन नॉट एग्जिबिट एनी रिएक्शन, ठीक है, कि उसके बगैर भी एंजाइम इतना कोई रिएक्शन कैरी आउट नहीं कर सकता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज एबल टू कन्वर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये बात भी सही है कि एंजाइम भी थोड़ा सा होता है तो उसके साथ कोएंजाइम भी थोड़ा सा ही अटैच हुआ होगा और वो बहुत सारा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करा होता है प्रोडक्ट्स में।
अब आगे ये भी बताया था कि मैंने कि कोएंजाइम जो हैं वो यूजुअली वाइटामिन होते हैं, ये वाइटामिन से डिराइव्ड होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि आप नॉर्मल ज़िंदगी में वाइटामिन खाते हो, तो वो उसका क्या फ़ंक्शन है। वाइटामिन जब आप बाहर से ले रहे होते हो तो हम कहते हैं कि वाइटामिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लेने चाहिए, थोड़ी सी अमाउंट में हम ले लेते हैं तो हमें फ़ायदे देते हैं। तो वाइटामिन एक्चुअली करते क्या हैं, वाइटामिन हैं को एंजाइम्स के, ठीक है। उन्होंने क्या करना होता है, वाइटामिन हम बाहर से देते हैं अपनी बॉडी को, और वो वाइटामिन जाके अटैच हो जाते हैं हमारे मेटाबॉलिक एंजाइम्स के साथ, ठीक है। क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हमारे एंजाइम्स इनएक्टिवेट हुए हुए हैं, वाइटामिन हम बाहर से देते हैं, हमारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फिर अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो वाइटामिन डायरेक्टली हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे होते, हम उसको खा के फ़ौरन से एनर्जी नहीं आ रही होती है। वाइटामिन हम हेल्प कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अपने एंजाइम्स को काम करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि वाइटामिन थोड़ी सी अमाउंट में अगर आप ले लो, हम जो नॉर्मल अडल्ट हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा भी वाइटामिन ले लेंगे तो हमारी नीड पूरी हो जाएगी। तो वाइटामिन का ये काम होता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैनी कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू वाइटामिन, ठीक है। ज़्यादातर कोएंजाइम जो होते हैं वो वाइटामिन होते हैं। सम ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। और वाइटामिन इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ एन कोएंजाइम इंड्यूड विद बायोकैटालिटिक फंक्शंस। तो वाइटामिन जो होता है उस कोएंजाइम का मेन कंपोनेंट होता है जो इनहेंस कर रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। कोएंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम, एंड दोज हु ट्रांसफर अ स्पेसिफिक ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम्स। इंपॉर्टेंस क्या है कोएंजाइम की, इंपॉर्टेंट कोएंजाइम्स कौन कौन से हैं ये आगे हम अभी पढ़ते भी हैं। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कोएंजाइम ए, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये एफएडी और एनएडी और एटीपी, ये तीनों तो आप लोगों ने पढ़े होंगे टीसीए साइकिल के अंदर, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी, और ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी पढ़ा होगा। तो ये सारे के सारे आपने देखा होगा, वहाँ पर जब रिएक्शन हो रहा था तो आप साथ एंजाइम भी लिखते थे, और उसके बाद आप देख रहे थे कि एटीपी कहीं यूज़ हो रही थी और कहीं प्रोड्यूस हो रही थी। तो वो एटीपी जो यूज़ हो रही थी वो क्या कर रही थी, वो एटीपी जाके अटैच कर रही थी उस एंजाइम के साथ एज आ को एंजाइम, और फिर वो एंजाइम जो है वो वो जो फॉस्फेट था उसको ऐड करा था या उसको रिमूव करा था। अब एटीपी के बारे में देखते हैं। ये जो है इसकी सबसे कॉमन इसकी स्ट्रक्चर है, ये आप सबको पता होगा कैसा है। राइबोज शुगर होती है, हमारे पास एडेनिन की बेस होती है, एडेनिन की ये बेस है हमारे पास, और ये हमारे पास 3 फॉस्फेट्स ऐड हुए हुए होते हैं, और फॉस्फेट्स के दरमियान में ये जो बॉन्डिंग होती है इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है, और जैसे ही ये वाला फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी हमारे पास मिल जाती है उस रिएक्शन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फंक्शन ऑफ एटीपी टू ट्रांसपोर्ट केमिकल एनर्जी विद इन सेल्स फॉर मेटाबॉलिज्म। तो वो मेटाबॉलिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म ही हो रही थी ना ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए में, टीसीए साइकिल के अंदर। तो वहाँ पर क्या करी होती है, मेटाबॉलिज्म में केमिकल एनर्जी को ट्रांसफर ही करी होती है एटीपी। एटीपी हमारे पास छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इस कंपोज्ड ऑफ, अब किससे मिलकर बनी होती है, एडेनिन बेस होती है, राइबोज शुगर होती है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। एनर्जी कैन बी रिलीज फ्रॉम एटीपी व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप इज रिलीज इन अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। और एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, जब ये वाला बॉन्ड टर्मिनल होता है एंड, ठीक है, एंड से जो भी होगा फॉस्फेट उसकी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन से, विच इज़ बिकॉज द एनर्जी ऑफ एटीपी इज हेल्ड इन द बॉन्ड्स बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स। क्योंकि जो एनर्जी होती है वो इन्हीं फॉस्फेट ग्रुप्स के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर स्टोर हुई भी होती है, और जैसे बॉन्ड टूटता है एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इसके साथ डायग्राम्स हैं ये आप लोगों ने करनी है। सवाल ये हो सकता है कि डिफ़ाइन करें कोएंजाइम विद सम एग्जांपल्स, तो आगे सारी की सारी एग्जांपल्स जो होंगी वो आप लिख सकते हैं। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बन सकता है। अगला जो है हमारे पास कोएंजाइम जो वो है हमारे पास निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, ये भी आपने पढ़ा था TCA साइकिल में। इसका स्ट्रक्चर देख लें कैसे है। इसके स्ट्रक्चर में 2 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक ये न्यूक्लियोटाइड हुई और एक ये न्यूक्लियोटाइड हुआ, और ये दोनों आपस में अटैच हुए हुए हैं। तो 2 राइबोस शुगर्स हैं, एक हमारे पास एडेनिन वाली जो है वो शुगर है हमारे पास बेस है, और दूसरी हमारे पास निकोटिनामाइड की न्यूक्लियोटाइड है। आगे क्या लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर भी आपने करना है। NAD इज़ कम्पोज ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसकी 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एक एडेनिन है न्यूक्लियोटाइड और दूसरी हमारे पास है निकोटिनामाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड है। द न्यूक्लियोटाइड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय पेयर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो उनको आपस में
ब्रिज की तरह ये वाला फॉस्फेट बॉन्डिंग हुई हुई है और ये आपस में कनेक्टेड हैं। द फंक्शन ऑफ एनएडी इज़ टू कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन टू अनदर। अब ये क्या कर रहे होते हैं, असल में एटीपी एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, वो एनर्जी रिलीज़ करी होती है, दे रही होती है। एनएडी जो होती है वो भी एनर्जी स्टोर की हुई थी ना, स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करती है। तो इलेक्ट्रॉन कैरी करी थी टीसीए में, और फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो हमारे पास पूरी चेन बनी थी उसके अंदर जाके वो इलेक्ट्रॉन्स को दे रही थी आगे, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर नीचे मूव कर रहे थे और हमारे पास फिर न्यू एटीपी बन रही थी। एनएडी यूजुअली इन्वॉल्व होती है रिडॉक्स रिएक्शन में, वही जो रिएक्शन तब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हो रहे थे वो सारे के सारे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही होती है। एनएडी इज़ नीदर फाउंड एज एनएडी पॉजिटिव इज़ ईदर फाउंड। एनएडी जो है एनएडी पॉजिटिव की फॉर्म में अगर होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, और अगर एनएडीएच की फॉर्म में होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगी। आगे है हमारे पास फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। फ्लेविन एफएडी भी हमने देखा था कि जो लास्ट साइकिल टीसीए के लास्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर एफएडी यूज़ हो रही थी, एफएडी प्रोड्यूस हो रही थी। तो एफएडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये भी आप करोगे। एफएडी कंपोज्ड ऑफ एन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, राइबोस शुगर, 2 फॉस्फेट हमारे पास हैं, और उसके बाद हमारे पास ये पूरा फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड का पेंटोथेनिक एसिड है का स्ट्रक्चर है। तो इससे कंबाइन हुई भी होती है। एफएडी जो होती है वो हमारे पास मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में भी अटैच होती है, मतलब कि सिंगल फॉस्फेट, एक फॉस्फेट नहीं भी होता है, इस फॉर्म में भी होती है। अगर वो इस फॉर्म में होगी तो हम उसको कहेंगे एफएमएन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एफएमएन से एफएडी बन रहा था। एफएडी इज़ इन्वॉल्व विद रिडॉक्स रिएक्शन, यही वही रिडॉक्स रिएक्शन में यूज़ हो रही थी, 2 स्टेट्स में होती है। आगे हमारे पास कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर भी देख लें कैसा है कि राइबोस शुगर है, एडेनिन बेस है, फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, और पेंटोथिनेट और सिस्टीन हमारे पास 2 अटैच हुए हैं इसके साथ। कोएंजाइम ए इज़ अ prominent coenzyme of living organism, ये important है, which transfer the acyl group of carboxyl acid. It plays an important, ये भी मेटाबॉलिज्म में होता है, और किन किन मेटाबॉलिज्म में आ रहा होता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की को में कर रहा होता है, हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल कोएंजाइम ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन और पायरावेट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। तो ये कोएंजाइम ए जो है वो यस ऑक्सीडेशन और पायरावेट में यूज़ हो रहा होता है। कोएंजाइम ए इज़ आल्सो important in the synthesis of cholesterol and steroid hormones and is required for detoxification of a range of harmful drugs. तो देखो इसके हेल्पफुल काम है। आगे हमारे पास अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इज़ एन एंजाइम विच यूजेज NAD एज अ कोएंजाइम। अब वही कोएंजाइम के बारे में उन्होंने अच्छे से समझाने के लिए कहा है कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हमारे पास एक एंजाइम का नेम है जो यूज़ कर रहा होता है NAD को। देखो ये NAD लगा हुआ है एज अ कोएंजाइम, और NAD जो है हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी हमने पीछे देखा NADH वही वाला। तो NAD हैज़ 2 बाइंडिंग रीजन्स। अब देखो वो एंजाइम ये NAD का मॉलिक्यूल है और इसके पास 2 बाइंडिंग साइट्स हैं। एक के ऊपर NAD लगेगा तो ही एथेनॉल का मॉलिक्यूल जाके अटैच हो सकता है। अगर NAD नहीं होगा तो वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होगा। देखो ये 2 जगह है ना, अब ये वाली जगह के ऊपर ये ग्रीन वाला अटैच होगा तो ही फिर एथेनॉल की जगह बनेगी, वरना तो फिर ये जगह नहीं बन रही, इसलिए ज़रूरी होते हैं। आगे लिखा हुआ था एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल। अब ये एंजाइम किस काम के लिए यूज़ होता है? द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनॉल। द रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड रिजल्ट्स इन द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन आयंस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एथेनॉल। द हाइड्रोजन आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू NAD positive which converts the coenzyme to NADH plus H positive which is the first reaction involved with the metabolism of ethanol. तो ये एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज अल्कोहल की मेटाबॉलिज्म, एथेनॉल की मेटाबॉलिज्म के अंदर काम आता है, तो हम उसकी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ आपने याद करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।